Hello everyone, welcome again to e-learning mode. In this second lecture of coordination chemistry, हम जिन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए एंड ऑक्टाहेड्रल वर्सेस टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन। बिफोर स्टार्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले हम D1 कॉन्फ़िगरेशन पे देखते हैं कि हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है, हम इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिटल पे फिल कर सकते हैं या सेकंड ऑर्बिटल में फिल कर सकते हैं या थर्ड ऑर्बिटल में फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, तीनों के एनर्जी इक्वल है, सो ऐसे ऑर्बिटल्स को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। जैसे हम D1 कॉन्फ़िगरेशन में डीजेनरेसी देख रहे हैं, ऐसे ही D2 कॉन्फ़िगरेशन में, D4 कॉन्फ़िगरेशन में, D6 कॉन्फ़िगरेशन पे भी डीजेनरेसी देख सकते हैं, देखेंगे। नाउ D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जाएगी हमारी T2g ऑर्बिटल पे, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2g1 Eg0। नाउ कैलकुलेशन ऑफ CFSE, हमने फॉर्मूला पढ़ा था -0.4 इंटू एन प्लस 0.6 इंटू एम डेल नॉट, जहाँ पे n T2g ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और m जो है Eg पे इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पे T2g पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे और m पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 पुट कर देंगे, तो वैल्यू हमारी हो जाएगी -0.4 डेल नॉट। तो D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारी एनर्जी हो जाएगी -0.4 डेल नॉट। अब D1 कॉन्फ़िगरेशन पे ना तो हाई स्पिन और ना लो स्पिन की बात हम नहीं कर सकते, तो हमारे लिए दोनों सेम रहेगा, यहाँ पे कोई डिफरेंट हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। नाउ फॉर D2 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम यहाँ पे T2g2 लिखेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं T2g पे और Eg पे 1 इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ ऑन कैलकुलेटिंग CFSE, n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 है और m की वैल्यू 0 है, तो द वैल्यू शुड बी -0.8 डेल O। यहाँ पे भी हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर सकते हम क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो लोअर ऑर्बिटल्स पे ही रिसाइड करेंगे। नाउ D3 ऑर्बिटल, यहाँ पे T2g पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें हम लिखेंगे T2g3 Eg0। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, हम 3 पुट कर देंगे और m की वैल्यू 0 है, 0 रहेगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -1.2 डेल O। यहाँ पे भी हाई और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। बट इन केस फॉर ऑफ D4 कॉन्फ़िगरेशन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है, अगर T2g और Eg के बीच एनर्जी गैप कम है तो हायर एनर्जी लेवल पे जा सकता है, लेकिन अगर T2g और Eg के बीच एनर्जी गैप कम है, T2g और Eg के बीच एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स और वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पे रिसाइड करेगा। तो यहाँ पे इन फर्स्ट केस इलेक्ट्रॉन जो है Eg ऑर्बिटल में जाएगा और इन सेकेंड केस T2g ऑर्बिटल में बना जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि नेट स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती है, और जहाँ पे नेट स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन्स की कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हो गई है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। वीक, हमने पहले भी पढ़ा था कि वीक फील्ड लिगेंड जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ D4 कॉन्फ़िगरेशन के हाई स्पिन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं T2g3 Eg1। CFSE कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू है 3 और m की वैल्यू है 1, सो द वैल्यू शुड बी 0.6 डेल O। अब हम अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करें D4 कॉन्फ़िगरेशन पे, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी T2g4 Eg0। नाउ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी
-0.4 इंटू 4, क्योंकि T2G पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है और Eg पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम एक बात करते हैं पेयरिंग एनर्जी की। अब हमारे पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे एक न्यू पेयरिंग का फॉर्मेशन हो गया है, नई पेयरिंग हुई है, तो हम यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी एक यूज करेंगे क्योंकि एक्सेस एनर्जी हमको यहाँ पे इस्तेमाल होगी। तो वी शुड ऐड प्लस Pe। Now net energy will be -1.6 del O plus pairing energy for low spin complex of D4. Now for D5 configuration, for high spin complex 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे T2G ऑर्बिटल पे जाएंगे और Eg पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो कन्फिग्रेशन हो जाएगी T2G3 Eg2। नाउ CFSE वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू 3 है और m की वैल्यू 2 है, तो करस्पॉन्डिंगली एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी -1.2 प्लस 1.2 del O that is equal to 0. So the net CFSE for D5 high spin configuration will be 0 del naught. लो स्पिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी दो इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी T2G5 Eg0। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 है और m पे एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, m की वैल्यू 0 है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे दो पेयरिंग हो रही है, जो पहले पेयरिंग यहाँ पे एक भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो एक्सेस पेयरिंग हो रही है, न्यू पेयरिंग हो रही है, तो हम यहाँ पे +2e Pe यहाँ पे हम ऐड करेंगे। नाउ ऑन कैलकुलेटिंग वैल्यू हमारी आएगी -2.0 del naught plus 2 Pe। Similarly for D6 configuration high spin complex CFSE जब निकालेंगे, क्योंकि इसकी कन्फिग्रेशन T2G4 Eg2, तो यहाँ पे -0.4 n प्लस 0.6 m पे n की वैल्यू 4 हो जाएगी और m की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी -0.4 del O। यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक पेयरिंग तो यहाँ पे हुई है, लेकिन पहले भी ऑलरेडी एक पेयरिंग थी, तो यहाँ पे नेट पेयरिंग एनर्जी जो होगी 0 होगी, इसीलिए हमने यहाँ पे कोई भी पेयरिंग एनर्जी यूज नहीं की है, क्योंकि नई पेयरिंग यहाँ पे एक भी नहीं हुई है। इन केस ऑफ लो स्पिन D6 कन्फिग्रेशन, यहाँ पे कन्फिग्रेशन हो गई T2G6 Eg0। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहले एक पेयरिंग थी, लेकिन अब पेयरिंग यहाँ पे 3 है, तो न्यू पेयरिंग की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे हमारे पास 2। तो कैलकुलेशन जब हम करेंगे CFSE की, तो दो पेयरिंग एनर्जी हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, n की वैल्यू 6, m की वैल्यू 0 और पेयरिंग एनर्जी 2। नाउ वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे हो जाएगी -2.4 प्लस 0 प्लस 2 Pe, that is net energy is equal to -2.4 del O plus 2 pairing energy for D6 configuration. For D7 configuration, electronic configuration for high spin is T2G4 Eg2. So crystal field splitting energy will be -0.8 del O. For low spin complex, CFSE will be -1.8 del O plus pairing energy। अब यहाँ पे हम देखेंगे पहले दो पेयरिंग थी और यहाँ पे आफ्टर स्प्लिटिंग 3 पेयरिंग हुई, तो नेट पेयरिंग जो इंक्रीज हुई है वो यहाँ पे है 1, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 1 पेयरिंग एनर्जी ही यूज की है। नाउ फॉर D8 कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब यहाँ पे हम कैसे भी फिल करें, चाहे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके फिल करें या 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में कन्फिग्रेशन सेम आएगी। तो यहाँ पे हाई स्पिन और लो स्पिन कॉन्सेप्ट जो है काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों पे कन्फिग्रेशन सेम आती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारी हो जाएगी T2G6 Eg2 और CFSE की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे n की वैल्यू 6 है और m की वैल्यू 2 है,
तो यहाँ पे आ जाएगा -1.2 डेल ओ। नाउ चार्ट पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन D4, D5, D6 और D7 के लिए हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं है। D9 के लिए भी हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन है T2G6 EG3। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी -0.6 डेल ओ। सिमिलरली फॉर D10 CFSE will be 0. Now concluding this CFSE for octahedral complex, कुछ चीजें हमको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात कि हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो भी बनेंगे वो सिर्फ D4, D5, D6 और D7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए बनेंगे। D1, D2, D3, D8, D9 और D10 के लिए हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। और यहाँ पे जब भी हम पेयरिंग एनर्जी की बात करेंगे सिर्फ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में ही हम पेयरिंग एनर्जी देखेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में कभी भी पेयरिंग एनर्जी की यूज नहीं होती है। और ये जो भी पेयरिंग एनर्जी हम यूज करेंगे एक्स्ट्रा पेयरिंग के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसी को ही यहाँ पे हम डिनोट करते हैं। नाउ we'll proceed for tetrahedral complexes. For D1 configuration, इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग जो यहाँ पे d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग जो होगी E नीचे चला जाएगा और T2 ऊपर चला जाएगा, जस्ट ऑक्टाहेड्रल के अपोजिट। तो यहाँ पे नीचे जो E की वैल्यू है वहां पे हम M से डिनोट कर रहे थे और -0.4 ऊपर वाले को हम N से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे M की वैल्यू 1 है तो एनर्जी करस्पॉन्डिंग हो जाएगी -0.6 TD। Similarly for D2 configuration, CFSE will be -1.2 TD. For D3 configuration, CFSE will be, अब यहाँ पे M की वैल्यू 2 है और N की वैल्यू 1 है तो -0.6 इंटू 2 और -0.4 इंटू 1, तो वैल्यू हमारी हो जाएगी -0.8 TD। फॉर D4 कॉन्फ़िगरेशन हम बात करेंगे तो यहाँ पे M की वैल्यू 2 है और N की वैल्यू 2 है तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -0.4 TD। D5 के लिए जब कैलकुलेट करेंगे E ऑर्बिटल्स पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है और T2 पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0। D6 कॉन्फ़िगरेशन पे M की संख्या यहाँ पे 3 है और N की संख्या 2 है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी -0.6 TD। फॉर D7 कॉन्फ़िगरेशन CFSE कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी, क्योंकि E की वैल्यू यहाँ पे M की वैल्यू 4 है और N की वैल्यू 3 है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी -1.2 TD। फॉर D8 कॉन्फ़िगरेशन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी विल बी -0.8 del TD। For D9 configuration, CFSE will be 0, यहाँ थोड़ा करेक्शन करेंगे, 0 नहीं होगा, -2.4 है और ये तो ये वैल्यू हो जाएगी -0.4 del TD। और D10 कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0। इस तरीके से हमारे D1 से लेकर के D10 तक सारे कॉन्फ़िगरेशन के लिए वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑन कंक्लूडिंग दिस CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी देखें तो D1 के लिए E1 T2 0, D2 के लिए E2 T2 0 एंड सो ऑन, और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग CFSE वैल्यू कैलकुलेट की गई है। अब यहाँ पे हम जब भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, क्योंकि E और T2 के बीच की जो एनर्जी गैप होती है काफी कम होती है तो यहाँ पे ज्यादातर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का ही फॉर्मेशन होता है और जो भी हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे वो हाई स्पिन में पढ़ेंगे, इसीलिए हमने जितनी भी एनर्जी कैलकुलेट की है ये सारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में हैं।
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स D4, D5, D6 और D7 में बन सकते थे, लेकिन हमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, तो हम जब भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए ही कैलकुलेट करेंगे। नाउ डेल टीडी की वैल्यू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का ही फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जब भी फॉर्मेशन होगा, कोई भी न्यू पेयरिंग एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्टाहेड्रल वर्सेस टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कब बनेंगे, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तो उसको डिपेंड करने वाले जो फैक्टर हैं ये है कैटायनिक चार्ज, CFSE वैल्यू, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, स्टेरिक फैक्टर और रेडियस रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन। अगर हम प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक व्यू पॉइंट की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फेवर करता है, क्योंकि यहाँ पे 6 लिगेंड है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी इन कंपैरिजन टू टेट्राहेड्रल लिगेंड्स। सिमिलरली कोवेलेंट कॉम्प्लेक्सेस में ही 6 बॉन्ड फॉर्म होने पे ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी रदर देन 4 बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पे 6 बॉन्ड अगर फॉर्म हमारा होता है तो लिगेंड लिगेंड रिपल्सन भी ज्यादा होगा, जो स्टेरिक फैक्टर है। ज्यादा बल्कि अगर ग्रुप हमारे पास लिगेंड्स हैं तो यहाँ पे लिगेंड लिगेंड रिपल्सन की वजह से 6 लिगेंड्स का एक साथ रह पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में जहां पे लिगेंड्स बहुत बल्कि हो, ऐसे सिचुएशंस में 4 कोऑर्डिनेशन ज्यादा फेवरेबल होगा और वहां पे हमको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। सेकंड, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जगह ज्यादातर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इसलिए फेवर होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बीच की जो एनर्जी गैप है उसमें ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी गैप ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है CFSE के वैल्यू में, वेयर एज टेट्राहेड्रल में कम एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे हम देखें तो मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो 12 DQ होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, अगर उसको ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट किया जाए बाय 4/9 कन्वर्जन फैक्टर तो 5 DQ के बराबर होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बराबर। सेकंड, कैटायनिक चार्ज की अगर बात करें तो जितना ज्यादा कैटायनिक चार्ज होगा उतना ही डी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, और ज्यादा डी स्प्लिटिंग की वजह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा फेवरेबल होगा। तो यहाँ पे हम कई सारे कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं। इन कॉम्प्लेक्सेस में इनके चार्ज के ऊपर इनका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बहुत डिपेंड करता है। जैसे Mn2+2 या Fe+3 की बात करें, ये D5 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। अब इन कॉम्प्लेक्सेस में ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म करते हैं, डिपेंड करता है लिगेंड के साइज के ऊपर। अगर लिगेंड कम बल्कि हो तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करेगा, और लिगेंड अगर ज्यादा बल्कि हो तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। सेकंड, क्योंकि ये D5 कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पे अगर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाए तो इसको पेयरिंग एनर्जी ज्यादा यूज करना पड़ेगा, तो इस केस में ये अक्सर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही अगर हम कोबाल्ट के केस को देखें तो CO+3 D6 फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे हम जब भी कॉम्प्लेक्सेस दिखते हैं, यहाँ पे क्योंकि चार्ज यहाँ पे अधिक है तो ऐसे केसेस में हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे CFSE का जो गैप होता है कहीं ज्यादा होता है इसीलिए। लेकिन यहाँ पे लिगेंड अगर बहुत वीक है तब ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल फ्लोराइड आयन के साथ और H2O आयंस के साथ ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है क्योंकि ये वीक फील्ड्स हैं। लेकिन लिगेंड अगर स्ट्रांग हो तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करता है। Now references for these topics are here. Now thank you.